नमस्कार, मैं आलोक राय समता स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी, जिसका प्रथम चैप्टर है संविधान क्यों और कैसे। एनसीईआरटी के माध्यम से क्लास 11 की पुस्तक इंडियन पॉलिटी, जिसका प्रथम अध्याय है संविधान क्यों और कैसे। इस संदर्भ में आज हम पूरी बातें करेंगे। तो जैसा कि पिछले वीडियो की ही तरह इस पूरे टॉपिक को हम जो है विभिन्न कीवर्ड के माध्यम से, विभिन्न पॉइंट के माध्यम से चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें मैं पहले पॉइंट के रूप में जो है हम चीज़ों को किस तरीके से आगे देखेंगे, उस संदर्भ में हम इस चीज़ को शुरू करते हैं। देखिए, चूंकि हमारा टॉपिक ही है कि संविधान क्यों और कैसे, तो थोड़ा सा अगर हम कुछ दूसरे तरीके से सोचें कि हम एक ऐसे बड़े समूह की कल्पना करें जिसमें हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते या उनकी किसी धर्म में निष्ठा नहीं है। कुछ ऐसे हैं जिनके अपने अलग अलग व्यवसाय हैं, कुछ अमीर हैं, कुछ गरीब हैं, कुछ बूढ़े हैं, कुछ जवान हैं। मैं बस ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि हमारे पास एक इतना बड़ा समूह है जिसकी अपनी कुछ विशेषताएं हैं। वो विशेषताएं क्या हैं कि उसमें कुछ हिंदू हैं, कुछ मुसलमान हैं, कुछ ईसाई हैं, कुछ की किसी भी धर्म में निष्ठा नहीं है। सबके अपने व्यवसाय अलग हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई बूढ़ा है, कोई जवान है। सबकी अपनी अपनी शारीरिक क्षमताएं हैं, सबकी अपनी अलग अलग जो है खूबियां हैं, रुचियां हैं, शौक है, पसंद है। सोचिए, मैं एक ऐसे बड़े समूह की कल्पना कर रहा हूं जिसमें इतनी भिन्नता है। ये भिन्नता केवल इतने ही स्तर पर नहीं आकर रुकी है, जीवन के प्रति दृष्टिकोण में भी लोगों में बड़ी भिन्नता है। जैसे मनुष्य के पास संपत्ति की कितनी मात्रा निर्धारित करनी चाहिए, बच्चों को स्कूल भेजने का निर्णय ये माता पिता पर छोड़ देना चाहिए या किसी अन्य को इसका निर्णय लेने देना चाहिए, समूह को अपनी सुरक्षा के लिए कितना पैसा खर्च करना चाहिए या इसकी जगह पार्क बनवा देना चाहिए। तो हम इस स्थिति में देख रहे हैं कि एक इतना बड़ा समूह है जिसमें अलग अलग प्रकार की भिन्नता है। अगर ये भिन्नता इतनी है तो हम ये समझ सकते हैं कि समूह के सदस्य असुरक्षित महसूस करेंगे, क्योंकि जीवन के प्रति दृष्टिकोण में भिन्नता है, सबके शारीरिक दक्षता में भिन्नता है, सबकी विचारधाराओं में भिन्नता है। तो समूह के सदस्य असुरक्षित महसूस करेंगे। उन्हें ये पता ही नहीं होगा कि सामने वाला सदस्य उसके साथ कैसा बर्ताव करेगा या किसी चीज पर किसका अधिकार है, किसी को कुछ नहीं पता है। बिल्कुल इसी समय जो है हमें कुछ बुनियादी नियमों की आवश्यकता पड़ जाती है। हमें कुछ आधारभूत नियमों की आवश्यकता पड़ जाती है। हमें कुछ मूलभूत नियमों की आवश्यकता पड़ जाती है। हमें कुछ सार्वजनिक नियमों की आवश्यकता पड़ जाती है ताकि समूह के सदस्य शांतिपूर्वक एक साथ रह सकें। तो कहने का मतलब यह है कि संविधान में कुछ ऐसे बुनियादी नियमों का संग्रह होता है जिससे समूह के सदस्य एक दूसरे के साथ न्यूनतम समन्वय बनाकर रह सकें। चूंकि हमारा टॉपिक ही है कि संविधान क्यों और कैसे, तो संविधान की प्रथम जरूरत ही आ गई कि जो है वे बुनियादी नियम इसमें होते हैं जिससे समूह के सदस्य न्यूनतम समन्वय बनाकर रह सकें। तो इसे की पॉइंट के रूप में हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे कि समूह की भिन्नता देखिए किस प्रकार है। जैसे उस एक बड़े समूह की कल्पना है, एक बड़े समूह की कल्पना है जिसमें भिन्नता न जाने कितनी कितनी भिन्नता है। वो भिन्नता क्या है कि कुछ उसमें हिंदू हैं, कुछ उसमें हिंदू हैं, कुछ उसमें मुसलमान हैं, कुछ उसमें मुसलमान हैं, कुछ उसमें ईसाई हैं।
कुछ उसमें ईसाई हैं और बहुत ऐसे भी हैं जिनकी किसी भी धर्म में निष्ठा नहीं है, और बहुत ऐसे हैं जिनकी 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 किसी धर्म में जिनकी किसी धर्म में निष्ठा नहीं है, जिनकी किसी धर्म में निष्ठा नहीं है। सबके अपने व्यवसाय अलग हैं, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई बूढ़ा है, कोई जवान है। तो इसमें हम कीवर्ड के रूप में क्या देखेंगे? व्यवसाय अलग अलग, व्यवसाय जो है वो अलग अलग है, व्यवसाय अलग अलग है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई बूढ़ा है, कोई जवान है, कोई बूढ़ा है, कोई जवान है। सबकी अपनी अलग अलग पसंद है, जो है खूबियां हैं, रुचियां हैं, शौक हैं। सबकी अपनी अलग अलग, सबकी अपनी अलग अलग पसंद है, सबकी अपनी अलग अलग पसंद है, खूबियां हैं, खूबियां हैं, सबकी अपनी अलग अलग पसंद है, खूबियां हैं, रुचियां हैं, रुचियां हैं, शौक है, शौक है। देखिए, बस मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि हम एक ऐसे इतने बड़े समूह की कल्पना किए हैं जिसमें भिन्नता न जाने कितनी है, और उस समूह को शांतिपूर्वक एक साथ रहने के लिए कुछ बुनियादी नियमों की आवश्यकता पड़ती है। बस मैं उसी को ही डिटेल कर रहा हूं। तो फिर मैं आगे क्या लिखूंगा कि इन सब इतनी भिन्नता के बाद जीवन के प्रति दृष्टिकोण में भी न जाने कितनी भिन्नता है। जैसे आगे, जीवन के जीवन के प्रति दृष्टिकोण, जीवन के प्रति दृष्टिकोण, जीवन के प्रति दृष्टिकोण में भी न जाने कितनी भिन्नता है, न जाने कितनी भिन्नता है, न जाने कितनी भिन्नता है, न जाने कितनी भिन्नता है। वो क्या भिन्नता है कि किसी व्यक्ति के पास संपत्ति की कितनी मात्रा होनी चाहिए, किसी व्यक्ति के पास संपत्ति की कितनी मात्रा होनी चाहिए, स्कूल जाने का निर्णय माता पिता पर छोड़ना चाहिए या किसी संस्था को इसका निर्णय लेते जो है वो उसका जो है निर्णय ले। तो इसमें हम क्या देखें कि किसी व्यक्ति के पास संपत्ति की कितनी मात्रा हो, संपत्ति की कितनी मात्रा हो, संपत्ति की कितनी मात्रा हो, उस समूह में इस पर भी विवाद है। स्कूल जाने का निर्णय माता पिता लें या कोई दूसरा ले, इस पर भी विवाद है। स्कूल जाने का निर्णय, स्कूल जाने का निर्णय कौन ले, स्कूल जाने का निर्णय कौन ले, इस पर भी विवाद है। समूह को, इस बड़े समूह को अपनी सुरक्षा के लिए कितना पैसा खर्च करना चाहिए या इसकी जगह कोई पार्क बनवाना चाहिए, इस पर भी विवाद है। समूह को समूह को समूह को अपनी सुरक्षा पर, समूह को अपनी सुरक्षा पर कितना पैसा खर्च करना चाहिए, अपनी सुरक्षा पर कितना
कितना पैसा खर्च करना चाहिए या इसकी जगह उसे पार्क बनवाना चाहिए, या इसकी जगह उसे पार्क बनवाना चाहिए, पार्क बनवाना चाहिए। देखिए, मैं बस ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि किस प्रकार एक हम ऐसे समूह की कल्पना किए हैं जिसमें न जाने कितनी कितनी प्रकार की भिन्नता है। इस भिन्नता की स्थिति में समूह के सदस्य असुरक्षित महसूस करेंगे। वे ये समझ ही नहीं पाएंगे कि समूह का दूसरा सदस्य उनके साथ कैसा बर्ताव करेगा, किस चीज पर किसका अधिकार है, ये सब कुछ क्लियर है ही नहीं। तो बिल्कुल इसी समय जो है हमें कुछ बुनियादी नियमों की आवश्यकता पड़ती है, हमें कुछ आधारभूत नियमों की आवश्यकता पड़ती है, हमें कुछ सार्वजनिक नियमों की आवश्यकता पड़ती है, जिससे समूह के सदस्य शांतिपूर्वक एक साथ रह सकें। तो इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार इस स्थिति में समूह के सदस्य जो है असुरक्षित महसूस करेंगे। इस स्थिति में इस स्थिति में समूह के सदस्य असुरक्षित महसूस करेंगे। समूह के सदस्य असुरक्षित महसूस करेंगे। उन्हें पता ही नहीं होगा कि अगला सदस्य उसके साथ कैसा बर्ताव करेगा, अर्थात सदस्य कैसा बर्ताव करेगा, सदस्य कैसा बर्ताव करेगा तथा किस चीज पर किसका अधिकार है, ये सब कुछ जो है इसका अता पता तक नहीं है। किस चीज पर किसका अधिकार है, किस चीज पर किसका अधिकार है, स्पष्ट नहीं है, स्पष्ट नहीं है। सोचिए, हम एक ऐसे बड़े समूह की कल्पना किए हैं जिसमें न जाने कितनी प्रकार की भिन्नता है, किसी भी चीज की कोई स्पष्टता नहीं है। तो अब इसीलिए हमें कुछ बुनियादी नियमों की आवश्यकता पड़ती है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि संविधान के एक हिस्से में वे बुनियादी नियम होते हैं जिसके आधार पर समूह के सदस्य न्यूनतम समन्वय के साथ जो है एक साथ रहते हैं। तो अब इस स्थिति में हमें जो है कुछ बुनियादी नियमों की आवश्यकता पड़ती है, कुछ आधारभूत नियमों की आवश्यकता पड़ती है, कुछ मूलभूत नियमों की आवश्यकता पड़ती है, कुछ सार्वजनिक नियमों की आवश्यकता पड़ती है। इसे मैं अगले इस स्थिति में अब हमें कुछ बुनियादी नियमों की आवश्यकता, कुछ बुनियादी नियम, या इसे ही दूसरे शब्द में हम क्या कहें, सार्वजनिक नियम, इसे ही हम दूसरे शब्द में क्या कहें, मूलभूत नियम जो है इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो इससे जो है समूह के सदस्य एक दूसरे के साथ शांतिपूर्वक जो है वो निवास कर सकते हैं। तो अर्थात संविधान के एक हिस्से में कुछ बुनियादी नियम होते हैं जिससे जो है समूह के सदस्य न्यूनतम समन्वय के साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो इसके जो है इसमें मैं क्या आगे लिखूंगा कि संविधान के एक हिस्से में बुनियादी नियमों का
संग्रह होता है, बुनियादी नियमों का संग्रह होता है जिसके आधार पर समूह के सदस्य एक दूसरे के साथ न्यूनतम समन्वय के साथ रहते हैं। जिसके आधार पर समूह के सदस्य एक दूसरे के साथ न्यूनतम समन्वय के साथ रहते हैं। देखिए, हम इस स्थिति में आकर पहुंच चुके हैं कि किस प्रकार एक ऐसे समूह की कल्पना की गई थी जिसमें न जाने कितनी भिन्नता थी। तो संविधान के एक हिस्से में यही होता है, बुनियादी नियम, जिसकी वजह से समूह के सदस्य एक दूसरे के साथ न्यूनतम समन्वय के साथ रहें। सोचिए, मैं थोड़ी सी उल्टी बात कर रहा हूं कि एक तरफ मैं कह रहा हूं कि समाज में न जाने कितनी भिन्नता है, कि कुछ हिंदू हैं, कुछ मुसलमान हैं, कुछ ईसाई हैं, न जाने कितने कितने प्रकार के व्यवसाय हैं, कुछ अमीर हैं, कुछ गरीब हैं, कुछ बूढ़े हैं, कुछ जवान हैं। सबकी अपनी अलग अलग पसंद है, खूबियां हैं, रुचियां हैं, पसंद है, शौक हैं। जीवन के प्रति न जाने कितने प्रकार का उसमें भिन्नता है, कि संपत्ति की कितनी मात्रा होनी चाहिए, स्कूल जाने का निर्णय बच्चों के पास होना चाहिए या माता पिता के पास होना चाहिए, समूह को अपनी सुरक्षा के लिए कितने पैसे खर्च करने चाहिए। एक तरफ तो मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि समूह में कितनी भिन्नता है, लेकिन दूसरी तरफ मैं ये बोल रहा हूं कि कुछ ऐसे बुनियादी नियम हैं जिसके आधार पर समूह के सदस्य एक साथ रहते हैं। ये थोड़ी सी उल्टी बात है। जब समूह में इतनी भिन्नता है तो वो कैसे सहमत होंगे किसी बुनियादी नियम के लिए? वो सहमत हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर समूह का कोई सदस्य क नियम बनाएगा तो समूह का दूसरा सदस्य अपना ख नियम बनाना चाहेगा। तो प्रश्न यह है कि कैसे यह तय होगा कि कोई बुनियादी नियम कैसे बने? प्राचीन काल में क्या होता था कि ये बुनियादी नियम, ये मूलभूत नियम, ये सार्वजनिक नियम, ये आधारभूत नियम कोई राजा महाराजा बना देता था। किसी को हिम्मत नहीं होती थी कि वे उसे चैलेंज करें। जो वो कह देता था वही कानून बन जाता था। मध्यकाल में बादशाह सुल्तान होते थे। वो ऐसे आधारभूत नियम बना देते थे, किसी भी समूह को यह हिम्मत नहीं होती थी कि वह उसके खिलाफ जाकर बोले। इसी तरीके से आधुनिक युग में जब सोवियत संघ का अस्तित्व था तो एक पार्टी इन आधारभूत नियमों को बना देती थी और सभी को उसे मानना पड़ता था। लेकिन प्रश्न यह है कि अब जब लोकतांत्रिक शासन है, जनता की इच्छा पर ही कानून बनेगा, और जनता की इच्छा मतलब कि समूह में तो इतनी भिन्नता है तो कानून कैसे बनेगा? तो संविधान के एक हिस्से में यह भी नियम होते हैं कि समूह की तरफ से कौन निर्णय लेगा। तो संविधान के एक हिस्से में यह भी नियम होता है कि समूह की तरफ से कौन निर्णय लेगा, अर्थात जनता से जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे और वे ही समूह की तरफ से निर्णय लेंगे। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि संविधान के दूसरे हिस्से में समूह की तरफ से कौन निर्णय ले या सरकार का गठन कैसे हो, इसकी भी बातें जो है संविधान के दूसरे हिस्से में होती है। तो इसमें अब हम जो है दूसरे पॉइंट में चलेंगे। दूसरे पॉइंट में मैं बस इतना ही बताने का प्रयास कर रहा हूं कि एक तरफ समूह में इतनी भिन्नता थी तो कैसे तय होगा कि कोई बुनियादी नियम बने। तो इसके लिए ही संविधान के एक हिस्से में यह भी व्यवस्था होती है कि समूह की तरफ से कौन निर्णय लेगा या सरकार का गठन कैसे हो। तो इसमें हम जो है कीवर्ड के माध्यम से इसे आगे बढ़ाएंगे। क्या है इसमें कि किस प्रकार समूह में भिन्नता की स्थिति में, समूह में भिन्नता की स्थिति में
समूह में भिन्नता की स्थिति में कौन निर्णय ले। संविधान में इस चीज की भी व्यवस्था होती है। समूह में भिन्नता की स्थिति में कौन निर्णय ले, कौन निर्णय ले, कौन निर्णय ले संविधान के दूसरे हिस्से में, संविधान के दूसरे हिस्से में इसकी व्यवस्था होती है। संविधान के दूसरे हिस्से में इसकी व्यवस्था, संविधान के दूसरे हिस्से में इसकी व्यवस्था होती है। देखिए, दूसरे पॉइंट में मैं बस इतना बताने का प्रयास किया हूं कि समूह में भिन्नता है तो प्राचीन काल में क्या होता था कि राजा महाराजा बुनियादी नियम बना देते थे, मध्यकाल में सुल्तान और बादशाह बुनियादी नियम बना देते थे। किसी को हिम्मत नहीं होती थी कि इन बुनियादी नियमों को चैलेंज करे। लेकिन आधुनिक युग में जब जनता को सर्वोपरि मान लिया गया, जनता को शक्ति का स्रोत मान लिया गया, तो बुनियादी नियम अब जनता को ही तय करना है। लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि आज जब देश की आबादी लाखों करोड़ों अरबों में है तो प्रत्येक बुनियादी नियम के लिए जनता के पास जाना व्यवहारिक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इसका जो है हल क्या निकला कि जनता से प्रतिनिधि चुने जाएंगे, वे ही बुनियादी नियम बनाएंगे। तो जनता से प्रतिनिधि कैसे चुने जाएंगे, कौन लोग होंगे, संविधान में इसकी व्यवस्था होती है। तो हम ये देखें कि दूसरे पॉइंट में किस प्रकार संविधान के दूसरे हिस्से में जो है सरकार के गठन की भी बात होती है। तो इस हिस्से में हम क्या देखते हैं कि सरकार का गठन, सरकार का गठन कैसे हो, इसकी व्यवस्था जो है संविधान के दूसरे हिस्से में होती है। देखिए, हम इस स्थिति में आ चुके हैं कि किस प्रकार जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि सदन में जा चुके हैं। वे बुनियादी नियम बनाएंगे, वे बुनियादी नियम बनाएंगे, क्योंकि यह संविधान में इसकी व्यवस्था है कि किस प्रकार जनप्रतिनिधि वहां जाएंगे और वो बुनियादी नियम वो बनाएंगे। लेकिन थोड़ी सी आप कल्पना करिए कि ये जनप्रतिनिधि जब सदन में पहुंचे, ये जनप्रतिनिधि जब सदन में पहुंचे और इन्हें बनाना था बुनियादी नियम, आधारभूत नियम, मूलभूत नियम, सार्वजनिक नियम, तो ये बना क्या रहे हैं, इनके नियम कुछ इस प्रकार के होने लगे जैसे समूह के जो है किसी सदस्य को अपना धर्म मानने की इजाजत नहीं होगी, समूह के किसी सदस्य को अपना धर्म मानने की इजाजत नहीं होगी, विशेष रंग के वस्त्र नहीं पहने जा सकते, विशेष प्रकार का गीत नहीं गाया जा सकता, मनमानी तरीके से सरकार लोगों को गिरफ्तार कर सकती है। कुछ इस तरीके से कानून बनने लगे। बुरी चमड़ी वाले कुएं से पानी नहीं भर सकते, कुछ विशेष धर्म जाति के लोग दूसरों की आजीवन सेवा करेंगे और उन्हें संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होगा। सोचिए कि संविधान ने ही यह व्यवस्था की थी कि किस प्रकार जनता से प्रतिनिधि चुनकर समूह की तरफ से निर्णय लेंगे। जब ये जनप्रतिनिधि चुनकर सदन में गए वो किस प्रकार के जो है कानून बनाने लगे कि समूह के किसी सदस्य को अपना धर्म मानने की इजाजत नहीं होगी, कुछ विशेष रंग के वस्त्र नहीं पहने जाएंगे, विशेष प्रकार के गीत नहीं गाए जाएंगे, बुरी चमड़ी वाले कुएं से पानी नहीं भर सकते, मनमानी तरीके से सरकार गिरफ्तार कर सकती है, कुछ विशेष धर्म और जाति के लोगों को दूसरों की आजीवन सेवा करनी पड़ेगी तथा उन्हें संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होगा। सोचिए, जनप्रतिनिधि को बनाना था कुछ बुनियादी नियम, लेकिन ये बना रहे हैं कुछ और। अब इसका हल क्या होगा?
इसीलिए इस स्थिति से बचने के लिए संविधान के तीसरे हिस्से में कुछ मूलभूत अधिकार जनता को दिए गए हैं, जिसका उल्लंघन सरकार नहीं कर सकती, कोई सत्ता उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। कहने का मतलब यह है कि संविधान के तीसरे हिस्से में सरकार की शक्ति को रोका जाता है, उसे मर्यादित किया जाता है, उसकी शक्ति पर प्रतिबंध लगाया जाता है, उसकी शक्ति पर अंकुश लगाया जाता है। अगर यह अंकुश न हो तो जनता के मूलभूत अधिकारों को रौंद दिया जाएगा। अगर यह शक्ति न हो तो जनता के मूलभूत अधिकारों को रौंद दिया जाएगा। इसे हम अगले पॉइंट के रूप में देखेंगे कि हमने ये देखा कि किस प्रकार सदन में प्रतिनिधि गए, उन्हें बनाना था मूलभूत नियम, पर वो बना क्या रहे हैं कि कुछ समूह के कुछ सदस्यों को अपना धर्म मानने की इजाजत नहीं होगी। कुछ सदस्यों को अपना धर्म मानने की इजाजत नहीं। विशेष रंग के कपड़े नहीं पहने जाएंगे। विशेष रंग के कपड़े नहीं पहने जाएंगे। विशेष रंग के कपड़े नहीं पहने जाएंगे। विशेष गीत नहीं गाया जाएगा। विशेष गीत नहीं गाया जाएगा। किसी विशेष धर्म जाति के लोगों को दूसरों की आजीवन सेवा करनी पड़ेगी। धर्म जाति किसी विशेष धर्म जाति के लोगों को दूसरों की सेवा करनी पड़ेगी। दूसरों की सेवा करनी पड़ेगी। दूसरों की सेवा करनी पड़ेगी। उन्हें संपत्ति रखने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। संपत्ति रखने का अधिकार नहीं। संपत्ति रखने का अधिकार नहीं। मनमानी तरीके से सरकार गिरफ्तारी कर सकती है। मनमाने तरीके से गिरफ्तारी, मनमाने तरीके से सरकार गिरफ्तार कर सकती है। बुरी चमड़ी वाले कुएं से पानी नहीं भर सकते। अब इस स्थिति से कैसे बचा जाए? संविधान में तो सरकार बनाने की व्यवस्था थी, सदस्यगण को सरकार बनाना था। वे पहुंचकर कुछ इस प्रकार के जो है बुनियादी इस प्रकार के कुछ नियम बनाने लगे। तो अब इसे रोकने के लिए ही हमारे संविधान के तीसरे हिस्से में कुछ ऐसे नागरिकों के मूलभूत अधिकार दिए जाते हैं जिसका उल्लंघन कोई सरकार नहीं कर सकती। अर्थात सरकार की शक्ति पर जो है अंकुश रहता है, सरकार की शक्ति पर प्रतिबंध लगाया जाता है। तो इसमें भी कुछ और बातें हैं, आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार जो है बुरी चमड़ी वाले कुएं से पानी नहीं भर सकते। कुछ इस प्रकार का नियम वगैरह जो है बनने लगा। तो इस स्थिति से बचने के लिए ही हमारे संविधान के तीसरे हिस्से में नागरिकों के कुछ मूलभूत अधिकार होते हैं जिसका उल्लंघन कोई सरकार नहीं कर सकती। जिसका उल्लंघन कोई भी सरकार नहीं कर सकती। सदस्यगण जो भी कानून बनाएंगे इन मूलभूत अधिकारों को देख देख कर वो कानून बनाएंगे, उनका उल्लंघन नहीं कर सकते। तो इसमें कुछ कीवर्ड छूट गया है हमारा कि बुरी चमड़ी वाले, बुरी चमड़े वाले कुएं से पानी नहीं भर सकते।
कुएं से पानी नहीं भर सकते, नहीं भर सकते। इस स्थिति से ही बचने के लिए हमारे संविधान के तीसरे हिस्से में नागरिकों के कुछ मूलभूत अधिकार हैं, जैसे प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंतरात्मा की आवाज पर काम करने की स्वतंत्रता है, भाषण देने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। कोई भी सरकार, कोई भी सत्ता इन अधिकारों को छीन नहीं सकती, इन अधिकारों को न्यून नहीं कर सकती। पहले से ही संविधान में यह सब लिखा रहता है। सरकारें जो है इन कानूनों को देखकर ही अपना कोई कानून बनाती हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार इस स्थिति से बचने के लिए, इस स्थिति से बचने के लिए, इस स्थिति से